अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल एक बयान क्या दे दिया, यहाँ पे तो चैम गोइयों का बाजार गर्म हो गया। उन्होंने कहा कि दबाव कबूल नहीं करेंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे। अब ये जो बयान था, ये FBR के साथ एक मीटिंग थी। उस मीटिंग के तनाजुर में था कि टैक्स जो है वो रिफॉर्म्स की जाएँ और टैक्स कलेक्ट किया जाए, और कोई भी ऐसा दबाव, किसी भी ऐसे कार्टल से दबाव जो आएगा उसको वो कबूल नहीं करेंगे, जबकि टैक्स की जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी कलेक्शन को बढ़ाएंगे। इस तनाजुर में था, लेकिन शहर इक़्तिदार है, यहाँ पे चैम गोइयों का बाजार है, और ये समझा गया कि शायद पॉलिटिकली सिनेरियो है, मखसूस नशिस्तों का फैसला है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कह दिया कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे। और क्या वाकई ही सियासी दबाव के तनाजुर में उन्होंने ये बयान दिया, या जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उसके हवाले से ये बयान दिया? इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के जो फैसला आया, इसके हवाले से भी नून लीग की एक बैठक होगी, और ये तवक्को की जा रही है कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा, और वहाँ पर बाकायदा इसके ऊपर डेलिब्रेशंस होंगी। क्योंकि अब तक जो फैसला है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको तनाजुर में देखा जाए तो ये ऐसा लगता है कि जैसे आइन के आर्टिकल 51 जो है उससे तजावुज किया गया है। आइन का आर्टिकल 51 बड़ा वाजे है कि 3 दिन में पार्टी एफिलिएशन देनी है और उसके बाद चीज़ों को आगे लेके चलना है। अब अगर 3 दिन में जिन्होंने एफिलिएशन दे दी है, कैसे उनका वो हल्फनामा जो है नल एंड वाइड करार दे दिया जाए और दोबारा हल्फनामे लिए जाए, पार्टी एफिलिएशन ली जाए, इसके ऊपर जो सूरत हाल है इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान साहब मेरे साथ होंगे इस मामले के ऊपर, जबकि तहरीक इंसाफ का अपना व्यू पॉइंट है। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनको उनका राइट मिला है, इंसाफ प्रिवेल किया है, और तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर बड़ी खुशाइन भी है, और वो ग्रेजुअली तहरीक इंसाफ को अदलिया से जो है वो रिलीफ मिलता चला जा रहा है। गो के तहरीक इंसाफ इसको रिलीफ नहीं बल्कि कहती है कि इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। तहरीक इंसाफ के लोगों का यह भी क्लेम है कि उनको दबाव डाला जा रहा है कि वो पार्टी एफिलिएशन के हवाले से सर्टिफिकेट ना दें। काजी अकबर साहब हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि वाकई ऐसी कोई हकीकत है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8-5 से आया, आइन का आर्टिकल 51 उस पर बड़ा वाजे है, और क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 51 से तजावुज करता है या नहीं करता, और क्या उसके हवाले से जो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है या जो दीगर अकाबरीन है वो उनकी गुफ्तगू ठीक है, या तहरीक इंसाफ के वकला की गुफ्तगू ठीक है? इसके हवाले से पर्टिनेंट गुफ्तगू करेंगे हाफिज एहसान अहमद साहब, माहिर कानून उनके साथ। नाज़रीन, इन तमाम नुकात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ हाफिज हफीजुर रहमान साहब, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है। इनसे गुफ्तगू करेंगे नून लीग की जो स्ट्रेटजी है उस हवाले से, और गिलगित बल्तिस्तान में जो इस टाइम मौजूदा हुकूमत है उसने किस हद तक आवाम की रिलीफ के लिए काम किया। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब टाइम देने का। सर, सबसे पहले ये फरमाइए, वफाकी दारुल हुकूमत में एक अजीब चैम गोइयों का बाजार गर्म है। गुफ्तगू का आगाज़ हो गया जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गुज़िश्ता रात एक बयान दिया कि दबाव कबूल नहीं करूँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा। अब लोग ये समझने से कासिर हैं कि ये जो बयान है ये क्या, इसका सियाको सबाक क्या था, और क्या ये बयान जो है उस सियासी सूरत हाल के तनाजुर में है या कोई रिफॉर्म्स एजेंडे में जो रुकावटें हैं उसके तनाजुर में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने खुद देखा कि शहबाज शरीफ साहब जिस मीटिंग को हेड कर रहे थे उस मीटिंग में FBR और टैक्स कलेक्शन के तमाम जिम्मेदारान मौजूद थे, क्योंकि इस मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज ही आपकी जो टैक्स कलेक्शन है। आपकी 24 करोड़ आबादी में जो है वो 2 मिलियन लोग भी डायरेक्ट टैक्स के इंतजाम नहीं है। तो आपका मेन मसला इस मुल्क का जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम इंतशार के अलावा आपके पास जो मसला है वो सीधी बात यही है कि आपका जो बजट डेफिसिट है, वो बजट डेफिसिट क्यों है? आपके अखराजात जो है आपकी आमदन से कई गुना जो है वो मैच नहीं करते। तो इसलिए इस दफा बड़े सख्त और अनपॉपुलर किस्म के डिसीजंस जो लिए गए हैं मौजूदा बजट के अंदर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में यकीनन स्टेटस को मुतासिर होगा, और कई लोग मुतासिर होंगे जो एक पेनी टैक्स नहीं दे रहे हैं। और आपको मालूम है कि ऐसे लोगों को बचाने के लिए हमारे पास हुकूमत के अंदर, रियासत के अंदर भी बहुत सी ऐसी मशीनरी के कालपुर्जे होते हैं जो टैक्स एमनेस्टीज या टैक्स छूट्स या टैक्स डकैतियों के बेनिफिशियरी भी होते हैं डायरेक्ट। तो मेरे ख्याल में उन्होंने उस पैराए में बात की है, और वो कोई सियासी पैराए में बात नहीं थी।
क्योंकि इस मुल्क में ट्रेडर्स का दबाव बर्दाश्त करना सबसे बड़ा मुश्किल है। जनरल मुशर्रफ आमिर था, उसके बावजूद जो आपकी ट्रेडर्स थी, आपकी यूनियंस थी, उनके जो एहतजाज थे उसके सामने वो खड़े नहीं हो सके। और उसके बाद से लेकर आज तक किसी हुकूमत ने भी परचूनर्स को और होल सेलर्स को टैक्स नेट पे नहीं ला सके। दूसरा आपका जो है वो ज़री टैक्स है, इस मुल्क में आज तक ज़री टैक्स कलेक्ट नहीं हो सका। तो पहली दफा आप ज़री टैक्स की तरफ अब जब जा रहे हैं तो यकीनन उसकी मुश्किलात आ रही होंगी। हाफिज साहब ये फरमाइएगा कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक फ़ैसला आया, उस फैसले के ऊपर मुख्तलिफ इंटरप्रटेशंस हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने भी कोई मुशावरती इजलास तलब कर रखा है और ये भी शुनीद है कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी बुलाया जाएगा, उस पर डेलिब्रेशंस होंगी। मुस्लिम लीग नून का इसके हवाले से अभी तक कोई लाएमल सामने आया है? देखिए, पार्टी ने इस बारे में कोई मुशावरत शुरू की है और लीगल जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे मुशावरत की जा रही है। हैरान कुन हद तक इस फैसले के अंदर जो चीजें सामने आई है कि आप देख लें, एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट थी कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पानामा की बुनियाद पे मुकदमे गढ़े गए और अकामा की बुनियाद पे 2 टाइम का जो है वो 3 टाइम का प्राइम मिनिस्टर उसको ताहयात नाअहल कर दिया गया। और वहां पे लॉजिक नहीं सूझी, वहां पे ये नहीं सोचा होगा कि यार एक बंदे ने 4 अरब की प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है तो 4000 दिरहम नहीं किया तो वो गलती हो सकती, वो लॉजिक वहां नजर नहीं आई। मैं समझता हूं कि जितना होलसेल इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थोक के हिसाब से उस शख्स को दे रहे हैं, इस शख्स के एक फितने के तौर पर बैरूनी कुव्वतों का सबसे बड़ा अलाकार है। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। आप देख लें कि जिस दिन से ये शख्स जेल में है उस दिन से आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 33,000 से 82,000 तक पहुंची है और आपका जो कारोबार का कॉन्फिडेंस बढ़ा था। जब भी इसको कोई रिलीफ मिलता है तो जो बिजनेस कम्युनिटी है, पाकिस्तान की मईशत है, वो इस शख्स को अपने लिए थ्रेट समझती है और आपकी हर सूरत जो है वो मार्केट गिरनी शुरू होती है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किया है, मैं नहीं समझता कि इस फैसले पे कोई अमल दरामद हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे लीगली मैं भी 5 दफे इलेक्शन लड़ा हूँ, मेंबर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, हम ये सारे तकाजे थोड़े बहुत जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने लॉजिकल और सोशल मीडिया का दबाव ज्यादा इस्तेमाल किया है, आईन और कानून का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं अर्ज करता इसमें सिंपल सी बात है, सुनी तहरीक वहां पे गई थी हमें स्पेशल सीटें दे दें, वहां तहरीक इंसाफ बतौर जमात पिटिशनर मौजूद ही नहीं थी। आपने लॉ तो ये कहता है कि जो पिटिशनर नहीं है, जो प्रे नहीं मांगी गई है, वो आप दे नहीं सकते। आपने लॉजिक की बुनियाद पे ये भी फैसला दे दिया और उसके बाद आप देखते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद के मेंबरान ने अपने हल्फनामे जमा करवाया कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जमा होना चाहते हैं। आज उनको कहा जा रहा है कि नए हल्फनामे दे दें। तो मैं समझता हूं कि ये जो फैसला किया गया है इसके पीछे कोई कानून नहीं। आज के बाद मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट या आपका इलेक्शन कमीशन किसी जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की क्या सजा दे सकती है? क्या उससे पूछ सकती है? इस मुल्क में जमहूरियत को मादर पितर आजाद करने के लिए ये फैसला काफी है। इस फैसले ने बता दिया कि आप पार्टी के इलेक्शन ना करें, आप वहां पे डिक्टेटर बन के बैठे, कागजी इलेक्शन करवाएं, ईसीपी आपके खिलाफ एक्शन लेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ। हाफिज साहब, आइन का आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, माजरत के साथ इन मुअज़्ज़िज़ की बात कहूंगा, अगर आप देख लें सोशल मीडिया उनकी फैमिलीज की तरफ से जो ट्वीट किए गए, मैं पूछना चाहता हूं कि चंद यूथ के साथियों को कैसे पहले पता चला कि ये फैसला आएगा और कितने जजेस फैसला देंगे? ये हुआ है। मैं समझता हूं कि इसके जरिए से आखिरी हरबा इस्तेमाल किया गया इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की इकोनॉमी को, इस मुल्क की सस्टेनेबिलिटी को, लोग के जो है वो तरक्की को रोकने के लिए। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ आइन के शायद ये जब जाएगा इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन 2017 की रोशनी में, वो भी पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, तो दिया जाएगा
तो मुझे यकीन है कि शायद इस फैसले पर अमल नहीं हो सकता। सर ये बताइएगा, आइन के आर्टिकल 51 के तहत 3 दिन के अंदर एफिलिएशन जो है वो शो करनी होती है। अब वो 3 दिन के अंदर एफिलिएशन शो हो गई और वो एफिलिएशन जो 3 दिन में शो कर दी गई, हलफनामे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दे दिए गए। अब जब इस फैसले के तनाजुर में एक्टिविटी होगी तो आप समझते हैं कि डिफेक्शन क्लास जो है वो लग सकती है? एज अ पार्लियामेंटेरियन आपका क्या व्यू है? मैं समझता हूँ बिल्कुल लागू होगी। देखिए वही 3 दिन दिए गए हैं ना आपके इलेक्शन एक्ट में, पाकिस्तान के आईन में, कि आपके 3 या 4 दिन में आपने डिसाइड करना है कि आपने किस सियासी जमात का हिस्सा बनना है। आप जो है वो सुन्नी तहरीक के तहत के जो है वो हिस्सा बन गए 3 दिन के अंदर, हर सूरत में डिफेक्शन क्लॉज लागू होगी। एक नया केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को असर देखना पड़ेगा। और इस तरह से नहीं हो सकता है कि आज आप लोग सड़ रहे हैं। मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान की बात करता हूँ, यहाँ पे सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के 3 मेंबर होते हैं। 2 मेंबर गुज़श्ता 3 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की स्टे की वजह से, वो भी यूथियों के कहने पे, वो भी जो है वो पीटीआई के कहने पे जनाब वो स्टे दे के गए हैं। आज 3 साल से गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 10,000 मुकदमे पेंडिंग में पड़े हुए हैं और वो स्टे दे के जनाब वो गायब है। मैं पूछता हूँ फाइजा साहब से, मैं पूछता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, आपको खान साहब के फैसले तो डे टू डे नजर आते हैं। आपके वहां चूंकि बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, अरबों रुपए की फीस लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की जुडिशरी को ताला लगाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। मैं पूछना चाहता हूँ 2 साल से उसकी पेशी क्यों नहीं लग रही है? यहाँ लोग मर रहे हैं, लोगों को फांसियां होनी है, लोगों की जायदादें गर्क हो चुकी हैं, लोगों का अरबों के फैसले होने हैं, लोग जो है वो 20-20 साल से जेलों में कैद हैं। उनका फैसला इसलिए नहीं हो पा रहा, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में 2 जजेस नहीं है। वो 2 जजेस क्यों नहीं है? इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको स्टे किया हुआ है वहां जजेस के अपॉइंटमेंट पे, वो भी पीटीआई के जो है वो जी ठीक वक्त के चीफ मिनिस्टर के कहने पे और उनके जो है वकला के कहने पे। तो आज मैं यही पूछने का हक में जानिब हूँ कि आप रोज रोज वहाँ पेशियां लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जनाब एक ही काम हो रहा है, खान को रिलीफ देना है, खान को इधर से रिलीफ देना है, पीटीआई को इधर से रिलीफ देना है। तो लिहाजा ये मजाक बना दिया गया है। हाफिज साहब, कोर्ट नहीं, इनको होलसेल होम डिलीवरी इंसाफ मुहैया किया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। इस तरह से आंखें बंद करके कोई भी कोर्ट के फैसलों के ऊपर नहीं मानेगा। हाफिज साहब, सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से आप लोग रिलीफ का तकाजा कर रहे हैं, आपका राइट है। जो गिलगित बल्तिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का मामला है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। जो हुकूमत है उसकी मकबूलियत में लगता है कमी आ रही है, क्योंकि अभी एक और बिजली का बम गिरा दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो राइट डायरेक्शन में है? और ये जो महंगाई का एलिमेंट है, इससे क्या आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग आपको हदफ तनकीद नहीं बना रहे होंगे? इसमें 2 राय नहीं है रफीक साहब, ये इंतहाई अनपॉपुलर फैसले हैं। देखिए हुक्मरानों ने सिर्फ पॉपुलर फैसले नहीं करने हैं, स्टेट्समैन किसे कहा जाता है, वो बुरे वक्त में अच्छे फैसले करे, अच्छे वक्त में बुरे फैसले करे। मैं समझता हूं कि आज मुल्क का जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस को निपटने के लिए आपको अनपॉपुलर फैसले करने पड़ रहे हैं ताकि इस मुल्क को हमेशा के लिए क्राइसिस से निकाला जाए। अगर आज ये फैसले हम ना करें, हम भी छोड़ दे, हुकूमत छोड़ के बाहर आ जाए और जनाब इस मुल्क को चलाने वाला ही कोई ना हो, तो ये मुल्क बैंक करप्ट हो जाए, यहाँ पे जनाब आपका जो है वो इंटरनेशनली मामला तबाह बर्बाद हो जाए। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अफेक्ट हो रही है, पब्लिक हमसे नाराज हो रही है। अगर 1 साल तक ये रिफॉर्म्स किए गए जो पेनफुल है, जो हर एक के लिए, उमरा के लिए भी मुश्किलात पैदा हुई है, गुरबा के लिए तो पहले से मुश्किलात थी। मैं समझता हूँ कि ये रिफॉर्म्स जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, हम सुनते हैं जब से मैं सियासत में आया हूँ कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है सॉरी, आज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए हैं, करने की कोशिश हो रही है। इनमें जो भी साथ देगा वो जरूर गैर मकबूल होगा, लेकिन ये मुल्क महफूज होगा। और हम इंशाअल्लाह ताला इन गैर मकबूल फैसलों की लंबी एज नहीं होगी, ये फैसले 1.5 साल के लिए है। 1.5 साल बाद जब आपका बजट डेफिसिट कम होगा, जब आपकी जो है वो बिजली के जो हाइडल के मंसूबे हैं, मिसाल में बल्तिस्तान और केपीके में इस वक्त 10,000 मेगावाट की
जब आपकी ये 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में ऐड हो जाएगी तो आपकी मिक्स एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो पूरा होगा। ये रेट आप वापस इनको 20-22 रुपए पे ला सकेंगे। जी तो ठीक। आप आज कड़वे फैसले करेंगे जी जी तो कल कोई मीठी फैसले की गुंजाइश मिलेगी। जी आज आप कड़वे फैसलों से अवॉइड करेंगे जी जी तो आपकी वाह वाह हो जाएगी, जैसे खान की हो रही है, जी जी बल्ले बल्ले हो रही है। उसके चप्पलों की तारीफ, 804 की तारीफ, कारकिर्दगी की नहीं। हमें मुल्क की कारकिर्दगी से फिक्र है। जी इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा जल मुल्क इस्तेहकाम की तरफ भी जाएगा, गुर्बत भी कम होगी और ये गुर्बत की जो शरह है ये इंशाअल्लाह सिंगल डिजिट पे आएगी। जी ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी। कड़वे फैसले हैं लेकिन मुस्तकबिल में वो कहते हैं कि बेहतरी होगी, अल्लाह करे कि बेहतरी हो। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ के काजी अहमद अकबर साहब मेरे साथ होंगे। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि तहरीक इंसाफ को जो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है उससे तहरीक इंसाफ को मोराल कितना बूस्ट हो रहा है और अभी उनका सफ़र और कितना जारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ काजी अहमद अकबर साहब रुकन सूबाई असम्बली पंजाब हैं, अटक PP1 से मुंतखब हुए हैं और ये चंद उन MPs में शामिल हैं जो अटक से मुंतखब हुए हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब टाइम देने का। सर, एक तो ये है कि अदालत से तहरीक इंसाफ को ग्रेजुअली रिलीफ हम देख रहे हैं मिल रहा है, जैसे मखसूस नशिस्तों का फैसला आया तहरीक इंसाफ के हक में। गो कि नून लीग और बाकी जमातों का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ तो उसमें पार्टी नहीं थी, उनको रिलीफ मिल गया इस पे। फिर उसके बाद बानी तहरीक इंसाफ को इद्दत केस में बरी कर दिया गया और आज सनम जवेद साहिबा को भी डिस्चार्ज कर दिया गया मुकदमे में। इस सारी सूरत हाल से पार्टी का मोराल बेहतर तो हो रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ मिल रहा है। ठीक। अदालतें यकीनन जाग चुकी हैं और अदालतें मेरिट के ऊपर फैसले कर रही हैं और जिस तरीके से कल इद्दत वाले केस का डिसीजन आया उससे एक दिन पहले स्पेशल सीट्स का फैसला आया और जो स्पेशल सीट्स का फैसला है उसमें अगर आप देखें तो जो इवन के डिसेंटिंग जो नोट था उसमें भी जो 13 के 13 हमारे जजेस हैं वो इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज पार्लियामेंट्री जमात उसके तशख्खुस को बरकरार रहना चाहिए और रहना चाहिए था। पहले भी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको मिस इंटरप्रेट किया इस नाहल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और ये 13 के 13 जजेस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील भी मुस्तरद कर दी। जी बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें 2-3 दिन से जो एक कन्फ्यूजन चल रही है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से, तो मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जो जस्टिस मुनीब ने और काजी फायज ईसा साहब के कहने के ऊपर जो डिसेंटिंग नोट दिया है उसमें उन्होंने मजीद क्लैरिफाई कर दिया। वैसे तो हमारे हक में जो फैसला आया उसमें भी क्लियर है कि जो 6 मई तक से ये लागू होगा और जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो हम लोग एफिडेविट्स जमा करा चुके हैं वो भी वापस अपनी जीरो पोजीशन पे जाएंगे और वो अपना PTI का एफिडेविट जमा करवा के अपनी पार्टी के साथ इसमें क्या लगता है डिफेक्शन क्लास तो नहीं लगेगी? नहीं, मैं इसमें अर्ज करूं। और जो डिसेंटिंग नोट है वो इसके ऊपर मजीद रोशनी डाल देता है। वो ये कहता है कि जी जिन लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की थी उनको इसलिए उन्होंने ज्वाइन करना पड़ी कि उस टाइम पर उनको मजबूर किया गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने पे, जबकि वो वोट जो लेकर आए थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। तो लिहाजा आप ये समझें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले मामले में 13 के 13 जज मुत्तफिक हैं। ठीक, कि यानी कि वो जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो आपने हल्फनामे दिए या एफिलिएशन दी जी वो चेंज करेंगे तो उस पर कोई डिफेक्शन क्लास नहीं, वो बैक टू पॉइंट 0 चला गया जी। अब हम दोबारा आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब असेंबली के अभी जब मैं आपके प्रोग्राम के लिए आया तो 90% हमारे MPs अपने एफिडेविट्स जमा करा चुके हैं और इंशाल्लाह अगले आधे घंटे में हमारे बकाया 10% भी जमा करवा। वो जो एफिडेविट जमा करवा रहे हैं वो आप पार्लियामेंट लीडर को जमा करा रहे हैं या इलेक्शन कमीशन को, क्या उसका तरीका? वो एक्चुअली पार्टी के अंदर की बात है लेकिन वो जहां पहुंचने चाहिए वहां पहुंच गए हैं ताकि किसी को कोई इशू ना हो। बिल्कुल ऐसा। ये भी कल से हम देख रहे हैं कि एक मोबिलाइजेशन चल रही है, गुफ्तगू चल रही है कि जी तहरीक इंसाफ के MNAs को या MPs को दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने हल्फनामे जमा ना करा सके या एफिलिएशन जमा ना करवा सके। क्या इसमें कोई सदाकत है या सोशल मीडिया का दबाव है? नहीं सर, नहीं, 100% इसमें सदाकत मौजूद है। इसमें 2-3 किस्म के मामला चल रहे हैं। एक तो नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं जिस पे ये कहा जा रहा है कि आप अपना एफिडेविट ना जमा करवाएं। अच्छा। दूसरा जो बहुत ही मैं समझता हूं कि ब्लैग्रेंट किस्म का जो तरीकाकार है और उर्दू के अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं तो वाहियात तरीकाकार जो है कि कमिश्नर हजरात वो मेंबर पार्लियामेंट को कॉलिंग करके और उन्हें कह रहे हैं कि आपने अपना एफिडेविट जमा नहीं कराना और उनको ल्योर इन कर रहे हैं
कि जी हम आपको फंड्स देते हैं, हम आपको मिनिस्ट्रियां देते हैं, और ये सब कुछ हुकूमत के कहने पे हो रहा है। और जो तीसरा जो एक तरीकाकार है वो ये है कि सफाकाना अंदाज में उनको उठाया जा रहा है। अच्छा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल गुजरी रात हमारे जो झंग से MNA हैं अमीर सुल्तान साहब, उनको उनकी लाहौर की रहायशगाह से उठाया गया। उससे एक दिन पहले कोट अद्दू के जो हमारे MNA हैं उनके बेटे को उठाया गया। मुजफ्फरगढ़ से जो हमारे MNA हैं उनके भाई को उठाया गया। अच्छा, यानी कि ये सिलसिला जारी है और वो रिपोर्ट जारी है। और अभी जब मैं आपके शो में भी आया हूं तो मैं किसी नामालूम मकाम से आया और वापस भी किसी नामालूम मकाम पर ही जाऊंगा। आपको कोई कॉल शाल तो नहीं आई? नहीं, मुझे फिलहाल नहीं आई, लेकिन पार्टी की तरफ से बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं तमाम MPs और MNAs को कि अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल। अच्छा काई साहब, जिस वक्त ये सारे हल्फनामे बन चले जाते हैं और आपकी पार्टी एफिलिएशन इंटैक्ट हो जाती है, तो अल्टीमेटली जो सेनेट के इलेक्शन हुए, पंजाब असम्बली में हुए, सिंध असम्बली में हुए, बलोचिस्तान असम्बली में हुए, तो वो तो जो सेनेट के इलेक्शन वो एक्चुअलाइज ही नहीं हुए होंगे। तो क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई डिबेट चल रही है कि उन सेनेट के इलेक्शन को भी चैलेंज किया जाए, फिर इसी तरह प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी चैलेंज किया जाए? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जो शॉर्ट ऑर्डर आया है, वो बड़ा क्लियर है कि वो 6 मई 2024 से लागू होगा। इसका मतलब ये है कि सेनेट का इलेक्शन और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उससे पहले गुजर चुका हुआ है, तो कोर्ट शायद उसको मजीद किसी आईनी बहरान में जाने से बेहतर ये समझा कि इसको 6 मई से ऑनवर्ड्स लागू किया जाए। अब ये हमारी लीगल टीम बैठेगी। पहला तो हमारा चैलेंज ये है कि हम अपने इन 15 दिनों से बहुत पहले अपने तमाम एफिडेविट्स जमा करवा दें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली ये इंस्ट्रक्शंस भी दे दी अपने पैरा 9 में कि अगर किसी पार्टी को इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर या इसकी मोडेलिटीज के ऊपर किसी किस्म का कोई शक शुबा हो तो वो वापस सुप्रीम कोर्ट के साथ राब्ता किसी भी पार्टी, यानी कि इलेक्शन कमीशन भी जा सकती है और आपकी जमात भी जा सकती है। मेरे ख्याल से इशारा है ही इलेक्शन कमीशन की तरफ। अच्छा, लेकिन काई साहब मामला ये है कि आपकी जो तहरीक इंसाफ है वो इलेक्शन कमीशन में इसलिए नहीं आ सकी और उसे बल्ले का निशान नहीं मिला कि उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो नल एंड वाइड करार दे दिए गए। अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आपकी पार्टी को नोटिफिकेशन दिया या नोटिस दिया हुआ है। उस इलेक्शन कमीशन में अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंटैक्ट नहीं है तो आपकी जो मौजूदा क़यादत है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं या उमर अयूब साहब हैं, ये तो फाल नहीं करते इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स में एज चेयरमैन, एज सेक्रेटरी। तो कौन आपके उन हलफनामों को नोटिफाई करेगा, कौन तस्दीक करेगा? अच्छा, हमारे हलफनामों को नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी नोटराइज्ड हैं और ओथ कमिश्नर से अटेस्टेड हैं, और वो एक 1-on-1 सिचुएशन है बिटवीन अ कैंडिडेट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो फिर आपको पर्सनली वहां पे जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट on the direction of Supreme Court. On the directions of Supreme Court of Pakistan between the candidate, the returning candidate and the Election Commission of Pakistan. अब रह गई बात कि हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस की। आप मजे की बात देखें कि मई में ये हियरिंग होती है, इसकी जून की तारीख डलती है इलेक्शन कमीशन में, जून में इसको फिर पोस्टपोन कर दिया जाता है और जुलाई के फर्स्ट वीक की डलती है, उसमें फिर पोस्टपोन कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन कहती है कि जी फलानी तारीख पे आप आ जाएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे बात करनी है। दिसंबर से लेकर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 दफा अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा चुकी हुई है, और मैं हैरान हूं कि पिछली पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख में आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी जमात के इंटरनल इलेक्शंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इतना इंटरेस्ट लिया हो। इससे तो ये वाज़ेह हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन पार्टीजन है, इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन ने इसको साबित भी किया। इतना नाअहल इलेक्शन कमीशन जिसने सुप्रीम कोर्ट की बल्ला छीनने वाली जजमेंट को भी गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, और हमारे वकला, हमारी लीगल टीम में सब शोर डालती नहीं कि इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, इसको रॉन्गली इंटरप्रेट किया जा रहा है। हालत आप इनकी देखें कि एक इतने बड़े आईनी इदारे ने उस एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिस इंटरप्रेट करके गलत तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया, और उसकी इंप्लीमेंटेशन का नुकसान किसको हुआ? उस 22 करोड़ अवाम को। नुकसान किसको हुआ? उस 2.5 करोड़ वोटर को। उसका जो फ्रेंचाइज था वो डिस्टर्ब किया गया। हिसाब तो इनको देना पड़ेगा, इनकी जान नहीं छूटने वाली। तो काई साहब, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि आपकी ये हंच है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है, सवाल मेरा ये है कि यही इलेक्शन कमीशन कह चुका कि बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन नहीं, ये सेक्रेटरी जनरल नहीं, बैक टू स्क्वायर गेम आ गई। और बैक टू स्क्वायर अगर हम गेम पे जाएं तो उस वक्त पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब थे, चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाजी साहब थे। जब तक वो इंटैक्ट नहीं होंगे, वो इलेक्शन कमीशन नहीं बनाएंगे, दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे, तो चेन सीधी होती नजर नहीं आ रही।
तो क्या वो चेन भी, उसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ काम कर रही है? देखें, आपका क्वेश्चन इस हद तक तो बड़ा वैलिड है कि बैक टू स्क्वायर वन, लेकिन 6 मई तक 2024 तक 6 मई 2024 तक गेम जो है वो बैक टू स्क्वायर वन आई है और वहां से आगे चलनी है। उससे जब आप पीछे जाते हैं, जो हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं और जो हमारे इस टाइम सिटिंग चेयरमैन है और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं या सेक्रेटरी जनरल हैं वो इंटैक्ट हैं, यही पार्टी का वर्जन है और इसी पे पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी कॉन्टेस्ट करेगी या जिस फोरम पे भी इलेक्शन कमीशन हमें लेके जाएगा, बिकॉज हमारे पास तमाम तर सबूत मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। जब दिसंबर में इलेक्शन हुआ तो किन हालात में पार्टी का इलेक्शन हुआ कि हमारे लोग वोट डालने निकल रहे थे, उनकी गाड़ियों को रोक रोक के उनको अगवा किया जा रहा था। हम अपने लोगों को एक रात पहले ये बताने की पोजीशन में भी नहीं थे कि आपने कल वोट किधर डालनी। जब हमने मार्च में इलेक्शन करवाया तो हमने वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई मोबाइल के जरिए, उसके तमाम, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आप कोई चीज छुपा नहीं सकते, उसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। अगर फिर भी मैं ना मानूं का ये लाभ रखना है तो लपते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह ताला हमें अदालतों से जो है इंसाफ मिल रहा है, हम अदालतों में जाते जाएंगे, अपने केस लड़ते जाएंगे, अपना मुकाबला करते जाएंगे और साथ में हम अपनी तहरीक सड़कों पे भी चलाएंगे। तहरीक की बात पे भी मैं बात करता हूँ, लेकिन ये बताइएगा कि बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को कल बरी कर दिया गया इधर केस में, फिर उनको एक नए तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया, आज उनके जिस्मानी रिमांड भी दे दिए गए। तो इस सारे सिनेरियो को तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है? आपकी पार्लिमानी पार्टी में चीज़ें डिस्कस होती होंगी। आप एक रोल मैंने आपको बताया एक आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन का, अब एक रोल इंटरेस्टिंग आप देखें नैब का। नैब का अपना कानून जो हमने अमेंड नहीं किया, इन लोगों ने, नून लीग वालों ने, पीपल्स पार्टी वालों ने अपने केसेस माफ करने के लिए जो नैब ऑर्डिनेंस अमेंड किया, उसकी एक क्लॉज है विच क्लियरली स्टेट्स कि अगर आपने किसी फरीक को किसी एक पर्टिकुलर केस में अगर आप उसकी गिरफ्तारी डाल चुके हैं तो उसकी कोई भी ऑफ शूट है तो उसमें आप दोबारा उसकी गिरफ्तारी नहीं डाल सकते। अब आप देख लें इन्होंने क्या किया। फर्स्ट लेडी निकलती है जेल से रिहा के गेट नंबर 3 से, अंधेरे में नैब की टीम खड़ी हुई है और वो उनको एक उसी के केस की ऑफ शूट में, जब इनको पता चल गया कि जिस हार की हम इनके ऊपर मिसाल दे रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो ऑलरेडी इनके घर पे मौजूद है और उसको रॉन्गली प्राइस किया गया। इनको जब और कोई बात नहीं मिली तो उसी की ऑफ शूट में इन्होंने उनको दोबारा गिरफ्तार किया। ये इंशाल्लाह ताला केस जिस दिन अदालत में आएगा आप देखेंगे इंशाल्लाह दिनों में उड़ेगा। ये तहरीक की भी आपने बात की, कब तहरीक चलाना चाह रहे हैं? मुहर्रम के बाद हम कोई देखें कि जो मैं देख रहा था कि कोई ऐसी मूवमेंट हो रही है कि इस्लामाबाद और लाहौर और दीगर शहरों में कुछ जलसे भी प्लान हो रहे हैं, कोई तहरीक ऐसी भी चल रही है जिसको वकला लीड करेंगे, तहरीक इंसाफ उसको पीछे बैक करेगी, ऐसी कोई वर्किंग है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है वो कोई आज शुरू नहीं होनी, आज से कोई 20 दिन पहले शुरू नहीं हो चुकी हुई। हम तो पिछले 2 साल से एक तहरीक में हैं और हम यही कह रहे हैं कि हर आईनी इदारे को अपनी अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए ताकि एक आम आदमी को इंसाफ मिल सके। ये अशराफिया का पाकिस्तान नहीं है, ये एक आम पाकिस्तानी का पाकिस्तान है। आज 6% FED ब्यूरोक्रेट को माफ हो सकती है, एक फौजी अफसर को माफ हो सकती है, तो एक आम पाकिस्तानी को क्यों नहीं माफ हो सकती? पाकिस्तानी तो बिजली का बम आज एक और गिरा दिया गया और आप उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। अब रहेगी बात तहरीक की, तो हम तो तहरीक में हैं पिछले 2 साल से और आहिस्ता आहिस्ता हमारा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। हमने सैटरडे वाले दिन भी आपने देखा होगा पंजाब असेंबली के बाहर एक बहुत बड़ी हमने अवामी इजलास किया, वहाँ पे हमने अपने फॉर्म 45 के MPs को बुलवाया और वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कारकुनान थे। फिर हमने वॉक भी की और ये जो तहरीक का सिलसिला है, चाहे वो गलियों तक हो, हलकों तक हो या पंजाब असेंबली तक हो या नेशनल असेंबली तक हो, इंशाल्लाह ताला ये आप देखेंगे दिन ब दिन जोर पकड़ता जाएगा। बिजली के बम जो गिराया अभी हालिया हुकूमत ने, क्या कहिएगा शॉर्ट कमेंट जरा? मैं तो ये कहता हूँ कि जी मैंने कल भी एक प्रेसर में ये बात की, 215 यूनिट एक सारिफ कंज्यूम करता है और उसका बिल है 14,200 रुपए। एक और सारिफ है वो 212 यूनिट कंज्यूम करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 यूनिट कम है, उसका बिल है 10,200 रुपए। 2 यूनिट से 3,500 रुपए बिल का डिफरेंस। एक तो बम ये गिरा रहे हैं हुकूमत वाले और अगले बम डिस्कोस गिरा रही हैं जो अपनी मर्जी की बिलिंग कर रही हैं। देखिए ना, वो एक आपको ब्लैंकेट कवर मिल जाता है जब ऊपर से बदमाशी चल रही हो, फिर हर लेवल पे बदमाशी शुरू हो जाती है, पूछने वाला जो कोई नहीं है। तो जो दिल करे बिल बना के भेजते जाएं। अनपढ़ अवाम है वो बेचारे रोते हैं, पिटते हैं, लेकिन कहाँ जाके टक्कर मारें और बिल कम करवाने जाते हैं तो वहां फिर उनसे रिश्वत तलब की जाती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो जुल्म का निज़ाम है, ये ज्यादा अरसा मैं कम अज कम बतौर सियासी वर्कर
मैं इस जुल्म के निज़ाम को ज़्यादा चलते हुए नहीं देख रहा, और इसकी कड़ियाँ आप देख रहे हैं। आज सनम जावेद का रिहा होना, इद्दत में हमारी रिहाई होना, टेक्निकली अब हम सारे केसेस में रिहा हो चुके हैं। वैसे अब आप रोज़ एक नया केस डालें और हमें अंदर रखें, वो आपकी मर्जी है, आपका जोर है, आपकी ताकत है, आप कर सकते हैं। ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है, जिस दिन उसकी लाठी चलेगी वो बड़ी बेआवाज़ है काशिफ साहब, जब वो चलेगी तो इनका कख नहीं रहना, और फिर ये इनकी गर्दनें होंगी और इस अवाम के हाथ होंगे, और आप देखिएगा तमाशा क्या बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया काजी अहमद अकबर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने काजी अकबर साहब की गुफ्तगू सुनी। तकलीफ़ तो है आवाम को, अब देखना ये है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देती है या उसकी तकलीफ़ में इजाफा करती है, और अगर जैसे जैसे आवाम की तकलीफ़ में इजाफा होगा, नेचुरली तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसको इंडायरेक्टली सपोर्ट होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून वो मेरे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे आइनी तौर पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हाफिज़ एहसान अहमद माहिर कानून मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इसके ऊपर जो डिबेट चल रही है, इसके लीगल पॉइंट्स क्या हैं। बहुत शुक्रिया आप सब टाइम देने का। सर, ये फरमाइएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 8-5 से, अब उन्होंने ये कह दिया कि ये जो तहरीक इंसाफ है, मखसूस नशिस्तें उनका हक है, उनको जो है एफिलिएशन के लिए 15 दिन दे दिए। सवाल यह है कि आइन का आर्टिकल 51 जो है वो इस सारे मामले में बिल्कुल क्लियर है कि 3 दिन आज़ाद अरकान जो मुंतखब होंगे उन्होंने अपनी एफिलिएशन देनी है। वो एफिलिएशन वो दे चुके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तमाम अपीलें 13-0 से मुस्तरद कर दी गई। तो ये तहरीक इंसाफ का बीच में आना और 8-5 से फैसला आना, ये आप समझते हैं आइन और कानून के मुताबिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, बड़ी वाज़ेह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और बड़ी वाज़ेह हमारी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपने रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन सामने, तो उसके अंदर आर्टिकल 175 निकालिएगा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जितनी भी जुडिशरी है वो काम करेगी सब्जेक्ट टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक। यानी कि कोई ऐसा जजमेंट नहीं आएगा जो कानून या आइन से मुबर्रा किस्म का है। और सुप्रीम कोर्ट का काम ये है, या दुनिया की भी जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनका काम आइन की तशरीह करना है, आइन को रीराइट करना या आइन को अमेंड करना या आइन को रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन करना। ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियार नहीं है और दुनिया भर की सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है, चूंकि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक फ्रेमवर्क बना हुआ है उसके अंदर ये काम पार्लियामेंट का है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकती है, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन भी कर सकती है और पार्लियामेंट लेजिस्लेशन को नई लेजिस्लेशन के साथ रिप्लेस भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस जो कल का परसों जो फैसला आया है उसके अंदर एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा इस तरह आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस को डिसाइड किया है कि जिसके अंदर वो पार्टी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ना अपना केस लेके गई, ना उन्होंने जाके ये कहा कि जी ये इलेक्शन कमीशन ने जो हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है ये गलत है, ना उस फैसले को पेशावर हाई कोर्ट के अंदर लेके गए, ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन साइमल्टेनियसली वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसने SIC को एज ए प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया, चाहे इलेक्शन कमीशन के सामने, और उनके जो कैंडिडेट्स है उन्होंने कहा कि हमने इंडिपेंडेंट्स के तौर पे जो लड़ा है हम SIC को ज्वाइन करना चाहते हैं। यही स्टैंस हाई कोर्ट के अंदर था, यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर था। अब सुप्रीम कोर्ट काशिफ जनरली केसेस का फैसला वो करती है जो आपके सामने पार्टीज आए, आपके सामने प्रेयर आए, या कोई शख्स ऐसा हो जो कोई पार्टी बन के उसकी पहले एप्लीकेशन को आप अलाउ करते हैं, फिर उस चीज़ के अंदर सुनते हैं। चूंकि ये सारी चीज़ें नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, चूंकि मामला उनके पास ये था कि क्या SIC एंटाइटल है या नहीं है, और जिस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट किया था वो ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ओवर एंड अबव सीट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन है, जो आर्टिकल 51 है, उससे ज्यादा जो दी हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को, वो क्या आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है कि 13 के 13 ने यह कहा कि SIC एंटाइटल नहीं है, 13 में से 11 ने यहीं पे देखिए सुप्रीम कोर्ट के 13 के 13 जजेस ने यह कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के एलिजिबल नहीं है। जी। अब सवाल यह था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहती थी कि हमने चूंकि अपनी एफिलिएशन
दे दी, आज़ाद अरकान ने अपनी एफिलिएशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी, तो वो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का प्रोगेटिव है, उनको मिलनी चाहिए इन स्पाइट ऑफ दिस के वो नून लीग में, पीपल्स पार्टी या JUI फे में जाए। इस सवाल के ऊपर तो 13-0 से फैसला आ गया ना जी, कि 13-0 से वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी गई। मेरा सवाल ये है, मैं अगेन, कि 3 दिन के अंदर जो लोग एफिलिएशन दे चुके उनको दोबारा 15 दिन की एफिलिएशन, आइन का कौन सा आर्टिकल है जो देता है जिसके अंदर 8-5 का उन्होंने फैसला दे दिया है? तो ये तो सीधा सीधा मावरा आइन काम नहीं किया। मैं आपको बताता हूं कि ये बेसिकली जो फैसला आया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिट्स थी उनको एक्सीड किया है, मतलब आइन से तजावुज किया गया, वो उससे एक्सीड किया है जो उनका मैंडेट था। चूंकि नंबर 1 ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 184 के ऊपर नहीं बैठी थी, जहां के ऊपर इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स जो हैं या एडवर्सल प्रोसीडिंग्स दोनों को जारी करे। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 185 के ऊपर बैठी थी। अब अगर आप देखें जो 11 जजेस की एक जजमेंट आई है, एक 8-5 से फैसला है, एक 11 का फैसला है, उसके अंदर जो जजमेंट्स हैं इसके अंदर ही जो है, उसके अंदर ये है कि उस जजमेंट के अंदर आया कि सुप्रीम कोर्ट को काम ये करना चाहिए जो आइन और कानून के ताबे रह के करना चाहिए। ये नहीं कहा कि आइन और कानून के मुताबिकत रखते हुए या आइन और कानून को के ऊपर जाके करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है इसी जजमेंट के अंदर जो है कि सुप्रीम कोर्ट का काम री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का काम किसी पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल फैसिलिटेशन देना वो काम नहीं है। इसी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू आया है कि जो शख्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी एफिडेविट एक दफा SIC को दे दिए और वो उन्होंने विदाउट ड्यूरस दिए कि किसी एक ने नहीं कहा कि हमें उस चीज के अंदर जाके हमें किसी ने जबरदस्ती किया है या किसी ने कोर्स किया है, तो वो नहीं दिए, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको किस तरह उन जो एफिडेविट्स हैं उन्हें रिवर्स कर सकती है। इसी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये आया है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आपके सामने मौजूद ही नहीं है उसको किस बुनियाद पे दी जा सकती है, वो एंटाइटल्ड थे लेकिन उसको इलेक्शन कमीशन के पास जाके कहते, और बारहा सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन जा रही इस केस के अंदर कि अगर SIC की बजाय PTI इस केस को लेके आती तो उनका बहुत अच्छा ये केस था। तो मैं ये समझता हूं कि इस जजमेंट के अंदर जो सारी चीजें आई हैं, अगर इसको देखे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी काशिफ पॉलिटिकल केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं उनको फिर हिस्ट्री गेज करती है, और उस जब गेज करती है तो अभी मैं आपको 4-5 केसेस रिसेंटली बताता हूं कि जिसके अंदर आपको आएगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जनरल मुशर्रफ का जो मामला था कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें 3 साल की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की एक पावर दे दी। तो क्या पाकिस्तान के लोग जो हैं इस फैसले को जो है एज ए प्रेसिडेंट कोट करते हैं? उसके बाद नवाज शरीफ साहब वाला केस आया कि मामला पनामा की इंक्वायरी का था कि उसे होना चाहिए, लेकिन मामला अकामा के अंदर चला गया, और क्या पाकिस्तान के अंदर को सुप्रीम कोर्ट के पास किसी शख्स को टेक्निकली 62(1)(f) के नीचे 184(3) के अंदर डायरेक्ट जाके पार है? सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये भी इख्तियार नहीं है कि रजिस्ट्रार फोन करके कमेटी तश्कील दिलवाए। वो ये, और क्या वो फैसला हम एज ए प्रेसिडेंट कोर्ट करते? फिर उसके बाद आप देखें पंजाब के अंदर 63A का जो रेफरेंस आया उसके अंदर सिर्फ उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं इस मामले के अंदर कि 63A यानी डिफेक्शन अप्लाई किस तरह करती है। उन्होंने, अब डिफेक्शन जो है वो मेंजरिया का नाम नहीं है, डिफेक्शन एक्ट्रेसरी है कि आप किसी को वोट देंगे पार्टी इंस्ट्रक्शंस के बगैर पार्लियामेंट्री पार्टी के, तभी आपके खिलाफ एक्शन होगा ना। अगर आपने वोट दिया है और आपका काउंट ही नहीं हुआ तो एक्शन तो नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपका वोट भी काउंट नहीं होगा और आप जो है डिस्क्वालीफाई भी कर दिए जाएंगे। कायदे ऐवान का इंतखाब हुआ उस वक्त तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट लॉन्च किया, वहां पे वोटिंग हुई, उनके अपने कैंडिडेट की वोटिंग काउंट नहीं हुए थे ना। तो लेकिन मसला ये है, मेरा सवाल ये है कि आप इलेक्शन कमीशन के एक तरीकाकार है, सेट पैटर्न है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत हुए। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अगर तहरीक इंसाफ नहीं फाल कर रही, उसका बल्ले का निशान नहीं है, तो क्या उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जजमेंट भी एक साइड पे रख दें और ये इनके जो एफिडेविट्स हैं या जो हलफनामे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थे वो भी एक साइड पे रख दें, और फिर ये चीजें जो बैक टू स्क्वायर होंगी, जीरो से शुरू हो जाएंगी? देखें चीज ये है कि जो मैंने बात की, जो रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है या उसके बाद री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, और एक जो है नंबर 1 ये है कि ये एक ऐसा केस है जिन पिछले केसेस की मैंने आपको एग्जांपल दी, उनमें से केस किसी एक पार्टी की फेवर में आया,
ये केस ऐसा है कि किसी पार्टी की फेवर में नहीं आया, लेकिन जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस के तौर पे किया। और अगर आज हम इस सुप्रीम कोर्ट का पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस देके आर्टिकल 187 पे चले जाएंगे तो मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को हम इतनी एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन के अंदर ले जाएंगे तो शायद उसके अंदर जाके जो है वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इश्यूज आएंगे। अब दूसरा जो आपने सवाल किया, अब आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, सेक्शन 104, रूल 92, 94 इकट्ठे मिला के पढ़ते हैं। सेक्शन 104 ये कहता है कि जब रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास में इलेक्शन शेड्यूल आएगा, जो इस केस के अंदर दिसंबर के अंदर आया, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है वो अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट जो है सूबे के मुताबिक जो है इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर को देगी और उसके अंदर जो है, और वो प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो चेंज नहीं की जा सकती और उसकी स्क्रूटनी उसी तरह होगी जिस तरह दूसरे कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद अगला वो आपके ये कहता है, आर्टिकल 51 ये कहता है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन लड़ा हो, और रूल 94 ये कहता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इलेक्शन किसी इलेक्शन सिंबल के ऊपर लड़ा हो जो इलेक्शन कमीशन ने दिया हो, और वो पार्टी को सिक्योर्ड सीट करे तो उसको आप एटलीस्ट एक सीट तो हो किसी प्रोविंस के अंदर, किसी भी प्रोविंस के अंदर जो आपने रिजर्व सीट्स लेनी है या आपने अगर मिनॉरिटी लेनी है तो उसका पूरे पाकिस्तान का हल्का है, आपकी मिनिमम एक सीट्स जो है उसके अंदर चाहे तो उसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस केस के अंदर ये है कि पीटीआई जो है उसने एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ा, एज ए पार्टी के तौर, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा है। यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 210 या 215 है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट भी आई थी। अब ये है कि क्या इन प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन किए बगैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या ये फैसिलिटेट कर सकती है कि इस री इंजीनियरिंग करें इस फैसले की या इसकी रिसाइकलिंग करें, या जो एंटी क्लॉक आप चलें। आर्टिकल 51 के अंदर 3 दिन है, उन 3 दिन के अंदर अगर आप एफिडेविट दे देते हैं तो आप उन एफिडेविट्स को विड्रॉ नहीं करते। अब 39 जो थे वो तो मान लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर उनका नहीं माना तो 41 के जो एफिडेविट हैं उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विड्रॉ किया ही नहीं जा सकता। और जब किया ही नहीं जा सकता तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह ये कह सकती है कि नहीं आप इनको दोबारा एक मौका दें और 15 दिन के अंदर ये करें। फिर उसके बाद जो है वो आप, और अगर ये रास्ता निकलेगा तो थ्रू आइन निकलेगा ना सर? नहीं, मैंने ये अमेंडमेंट के जरिए निकलेगा। ये एक बड़ी वाज़ेह बात है काशिफ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप बात करते हैं तो उसकी प्लेन लैंग्वेज पे जाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जो है उसके अंदर जो है बड़ा लंबा चौड़ा फर्क है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप उसकी प्लेन लैंग्वेज पे जाएंगे। अगर इसके अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए आएगा। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो रास्ता दिखा के उन सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी चीजें बाईपास करे, जबकि इन प्रोविजंस को आर्टिकल 51 या आर्टिकल 106 या सेक्शन 104 या रूल 92, 94 की वायरीज को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज नहीं किया गया। हाँ, ये कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट कि अगर वो इस नतीजे पे पहुंच रही थी तो ये कह देती कि हम इस मामले को, चूंकि हमारे पास ये नहीं है, इलेक्शन कमिशन जो है एक्ट पर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को इस पे रिव्यू पे जाना चाहिए। देखिए इलेक्शन शॉर्टली, देखिए काशिफ, रिव्यू तो उसके खिलाफ किया जाएगा ना कि जो पार्टी हो। देखिए ना पीटीआई पिटिशनर है ना पीटीआई रिस्पोंडेंट है। और यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा कि आर्टिकल 188 के नीचे जो है किसके खिलाफ रिव्यू किया जाए। रिव्यू तो जजमेंट के अंदर होता है लेकिन किसी न किसी पार्टी को रिलीफ मिलता है, लेकिन ये पहला रिव्यू इसके अंदर आएगा। मैंने आज तक नहीं देखा कि आप उस शख्स को रिव्यू बना रहे हैं कि जो आपकी ओरिजिनल लिटिगेशन जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर पार्टी नहीं है, लेकिन अब आप उसको रिव्यू बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको फायदा दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फेवर में किया। तो मैं ये समझता हूं कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि पीटीआई या इलेक्शन कमीशन आके हमें पूछे भी, तो ये भी वो एक इंप्लीमेंटेशन साइड वाले ये मेंबर्स बैठे हैं जो आपका पनामा वाला केस का उस कॉन्टेस्ट में आए। लेकिन मुझे ये लग ये रहा है कि ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा और वहां पे जाके इस चीज के अंदर आएगी, चूंकि ये लिस्ट ही नहीं थी कि क्या जो आपकी जजमेंट आई है उसको आर्टिकल 51 को क्या करें, आर्टिकल 106 को क्या करें, सेक्शन 104 को क्या कहें, रूल 92, 94 को ना कहें। और मेरा ख्याल है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसको फिर देखेगी और फिर जो भी फैसला करे उस चीज के अंदर मामला किसी सेटल डाउन की तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज सानेम साहब। नाज़रीन, आपने हाफिज सानेम साहब की गुफ्तगू सुनी, लीगल पॉइंट्स के ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और तवक्को ये है कि ये फैसला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा क्योंकि बहुत सारा अभाम है। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।